जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा ज्योतिषीय प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोटाइम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा की। ये क्या है और इनका कैलकुलेशन किस प्रकार होता है, और हमारे पास कोई चार्ट आता है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वर्तमान में इस व्यक्ति पर या किसी भी व्यक्ति पर किस ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक रूप से है और कौन से भावों का उसके ऊपर प्रभाव चल रहा है। इसके लिए जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं महर्षि पाराशर, उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति की परम आयु 120 वर्ष होती है और प्रत्येक ग्रह को एक निश्चित वर्ष दिए गए हैं। जैसे कि केतु को 7 वर्ष दिए गए, शुक्र को 20 वर्ष दिए गए, सूर्य को 6 वर्ष दिए गए हैं, चंद्रमा को 10 वर्ष दिए गए हैं, मंगल को 7 वर्ष दिए गए हैं, राहु को 18 वर्ष दिए गए हैं, गुरु को 16 वर्ष दिए गए हैं, शनि को 19 वर्ष दिए गए हैं और बुध को 17 वर्ष दिए गए हैं। इसी क्रम में व्यक्ति के ऊपर महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चलती है। और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? उसका कैलकुलेशन इस प्रकार होता है कि जन्म पत्री के अंदर चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा जिस घर में भी होता है, जिस राशि में भी होता है, व्यक्ति की वही राशि मानी जाती है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र से उसकी महादशाओं का, अंतर्दशाओं का, प्रत्यंतर दशा का कैलकुलेशन किया जाता है। आजकल का विज्ञान का युग है। कोई भी सॉफ्टवेयर पर हम डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालते हैं तो व्यक्ति जन्म पत्री बन के आ जाती है और दशा अंतर्दशाएं भी सामने आ जाती है कि समय इस व्यक्ति पर कौन सी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से मैंने आपको ये बताया है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं तो व्यक्ति को वहीं से, उसी नक्षत्र के स्वामी से महादशा आरंभ होती है। जैसे कि यहाँ पे जन्मपत्री में आप देखिए, मैंने चंद्रमा कई जगह लिख दिए हैं। चंद्रमा यहाँ पर जैसे कि आप देखें तुला राशि 7 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था, शुक्र की राशि है तुला राशि। तो इसमें 3 नक्षत्रों का समावेश है। 3 नक्षत्र पूरे नहीं आते हैं, 2.25 नक्षत्र लगभग आते हैं, लेकिन होते 3 नक्षत्र ही है। जैसे कि चंद्र इस तुला राशि के अंदर चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये 3 नक्षत्र आएंगे। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में भी होगा, चित्रा में होगा तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, तो व्यक्ति पर मंगल की महादशा जन्म के समय से आरंभ हो जाएगी। स्वाति में होगा, स्वाति के स्वामी राहु है, तो राहु की दशा जन्मपत्री में जन्म के समय आरंभ हो जाएगी। और विशाखा में यदि चंद्रमा होंगे तो व्यक्ति पर गुरु की दशा स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद इसी क्रम से व्यक्ति की आने वाली दशाएं मानी जाती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म, मान लीजिए चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है, तो उसकी गुरु की दशा आरंभ होगी जीवन की। गुरु की दशा का मान दिया है 16 वर्ष। तो जितना चंद्रमा जितनी डिग्री आगे बढ़ चुका होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जितनी डिग्री शेष रह जाएंगी तो उस 16 वर्ष में उसी हिसाब से, उसी अनुपात से कैलकुलेशन किया जाता है। दशाओं का क्रम यही रहेगा। सबसे पहले उसकी महादशा बनेगी गुरु की, जन्म के समय उसकी महादशा गुरु की बनेगी, उसके बाद शनि की बनेगी, उसके बाद बुध की बनेगी, उसके बाद केतु की, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्र की, फिर मंगल की, फिर राहु की। इस प्रकार दशाओं का क्रम रहता है। एक और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य के 6 वर्ष होते हैं। तो जन्म के समय उसकी सूर्य की महादशा रहेगी, उसके बाद चंद्रमा की महादशा लगेगी उसके जीवन में, उसके बाद मंगल की महादशा लगेगी, उसके बाद राहु की, गुरु की, शनि की, बुध की, केतु की, शुक्र की। इस प्रकार उसके जीवन में महादशाएं, अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं आएंगी। और इन्हीं के द्वारा हम जानेंगे कि व्यक्ति पर इस समय किस ग्रह का और किस भावों का प्रभाव चल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा, मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि में विद्यमान है किसी भी जन्मपत्री में जन्म के समय। अब मेष राशि में 3 नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी और कृत्तिका। यदि अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा होंगे तो केतु से उसकी दशा आरंभ होंगी, भरणी में होंगे तो शुक्र से आरंभ होगी, भरणी का स्वामी चूंकि शुक्र है। और यदि कृत्तिका में चंद्रमा होंगे तो सूर्य से उसकी दशा आरंभ होगी। यहाँ पर मैंने ये दशाओं के वर्ष बता दिया आपको।
अब यहाँ पर मैंने आपको नक्षत्र लिखे हुए हैं, तो नक्षत्र प्रत्येक ग्रह को, इस ब्रह्मांड के अंदर नव ग्रह हैं, तो नव ग्रहों को तीन तीन नक्षत्र दिए गए हैं, यानी तीन तीन नक्षत्रों को स्वामी एक ग्रह को माना गया है। इस प्रकार 27 नक्षत्र होते हैं। तो जैसे कि अब देखिए केतु है, तो केतु अश्वनी मघा मूल इन तीन नक्षत्रों का स्वामी है। शुक्र भरणी पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ इन तीन नक्षत्रों का स्वामी है। नक्षत्रों का क्रम ये रहता है, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिर आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतविषा पूर्वभाद उत्तराभाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्रों का इस तरीके से क्रम रहता है और प्रत्येक ग्रह को तीन नक्षत्र आवंटित किए गए हैं। तो इस प्रकार किसी भी जन्म पत्री देखने में हमें ये पता करना चाहिए कि इस व्यक्ति पर इस समय किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। उसी से हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस जन्म पत्री में इसके कौन से ग्रह वर्तमान में एक्टिव हैं, या हमें भविष्य कथन करना हो तो भविष्य में इसमें कौन सी महादशा में लगेगी इस पे, तो उस समय वही ग्रह एक्टिव हो जाते हैं और उसी हिसाब से हमें जन्म पत्री का फल मिलता है। जन्म पत्री 12 भावों का फल हमें इसी प्रकार मिलता है। बहुत सी जन्म पत्रियां हम पे आती हैं तो हम देखते हैं कि जन्म पत्री तो बहुत अच्छी है, बहुत से अच्छे योग कारक ग्रह बैठे हैं, स्वराशि के बैठे हैं, उच्च राशि के बैठे हैं, लेकिन उसके जीवन में महादशाएं अच्छी नहीं आती है। यानी कि जो उसके मित्र ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत से मित्र ग्रह होते हैं, बहुत से शत्रु ग्रह होते हैं, तो उसके जीवन में क्या होता है, जन्म पत्री तो अच्छी है लेकिन उसके जीवन में उसके मित्र ग्रहों की दशाएं नहीं आती है, तो उसका जीवन सामान्य बन के रह जाता है। उसके जन्म पत्री में जितने भी राजयोग हैं या अन्य योग हैं उनका फल उसको मिल नहीं पाता है। तो इस प्रकार हमें ये देखना पड़ता है कि महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा से कि ग्रह कैसे एक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ ये महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा हो गई, इसके साथ साथ ग्रह एक प्रकार से और एक्टिव होते हैं। वह होते हैं जैसे कि इस समय वर्तमान में, जन्मपत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान में गुरु यहाँ पर मीन राशि में चल रहे हैं और शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, राहु मेष राशि में चल रहे हैं और केतु तुला राशि में चल रहे हैं। तो मैं ये आपको थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका अभी से आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है कि शनि, गुरु, राहु और केतु जिस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और जिस ग्रह को देख रहे हैं वह ग्रह भी एक्टिव हो जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी के जीवन में बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति जन्मकालीन बृहस्पति को देख रहे हैं, आकाश के इस समय के बृहस्पति उसके जन्म के समय जो बृहस्पति थे उसको देख रहे हैं, तो बृहस्पति पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएंगे। तो बृहस्पति जिन जिन घरों के स्वामी होंगे और जिस घर में बैठे होंगे वहां का उसको अच्छा या बुरा जैसा भी जन्म पत्री में योगा योग है उसको फल मिलता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में ग्रह एक्टिव होते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा ये वीडियो आज का यहीं तक रहे। आशा है आपको पसंद आएगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय।